मेरे क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे माइंड में खुद पर्सनली कि जो वो 4 मेन सस्पेक्ट थे उन लोगों का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। एनआईए ने उस 1999 में कारगिल वॉर लड़ी थी और इंडिया ने भी लास्ट वॉर जो थी वही लड़ी थी। इंडियन सिटीज को टारगेट किया जा रहा है। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए कन्वेंशनल वॉर। लड़ाई में जो एक बार ऊपर पहुंच जाता है वो लाइक 100% ज्यादा पावरफुल होता है। वो अगर पत्थर भी फेंकेगा तो आपकी कैजुअलिटी होगी। अभी की जो लड़ाई है वो एक डिफरेंट लड़ाई है। जो इंडिया में टेररिस्ट की एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अगेंस्ट इंडिया ने रिस्पॉन्ड दिया पाकिस्तान को। S-400 की कैपेबिलिटीज चेक हो रही हैं और बेस्ट अभी तक रिजल्ट्स आए हमको। बट आई वांट टू आस्क सर, इसका ड्यूरेशन कितना है कि वो कितनी मिसाइल्स तक और कितनी देर तक वो और इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। 600 किलोमीटर से वो टारगेट को डिटेक्ट करेगा और उसको आइडेंटिफाई करके रखेगा। जब वो 400 किलोमीटर में आ जाएगा वो उसको डिस्ट्रॉय करने की, इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। खुद के ट्रम्प के ट्वीट के बाद भी उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करा। इस समय सीज फायर की जरूरत पाकिस्तान को ज्यादा थी। पाकिस्तान के टोटल लड़ने की कैपेसिटी 10-12 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ, पाकिस्तान को भी बहुत क्लियर है, अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, अगर वो एक गोली मारेंगे तो हम 10 गोलियों से उनका जवाब देंगे। बहुत लोग ना मोदी जी को कंपेयर करें इंदिरा गांधी से कि इंदिरा गांधी ने तो अब तक में देश बांट ही दिया था। जो डायरेक्शन आता है वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप से आता है, नहीं डेमोक्रेसी। हाउ टू डील विद चाइना इन दिस सिचुएशन। चाइना, हमारा यही अनुमान था कि सामने नहीं आएगा। चाइना की वेपन सिस्टम है, चाइना का इंफॉर्मेशन है, उस सबसे भी हम डील कर रहे हैं और वो डील करना पड़ेगा। हम अमेरिका से कैसे डील कर सकते हैं इस सिचुएशन में। सबका एक ही क्वेश्चन रहता है, डर रहता है हमेशा, जो हर न्यूज़ चैनल पे चलता रहता है कि न्यूक्लियर वॉर। सो वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद मानस विद न्यू स्टूडियो सेटअप। सो आप सबको पता है अभी क्या सिचुएशन चल रही है कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, और जो वॉर लाइक सिचुएशन हुई अभी। और ये हम जो पॉडकास्ट है हम 11 मई को शूट कर रहे हैं। सो ये पॉडकास्ट 11 मई तक ही रेलेवेंट रहेगा और हम ट्राई करेंगे कि अगले 2-3 दिन में अपलोड हो जाए। तो आपको ये, आप शायद ये एपिसोड 14 या 15 मई को देख रहे होंगे। और हमने इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है कैप्टन अखिलेश सक्सेना सर, जो कि कारगिल वॉर वेटरन है। उन्होंने देश के लिए गोली खाई है और काफ़ी टाइम से डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं। इंडिया के जितने भी मेजर आप न्यूज़ चैनल्स जानते होंगे सब में फीचर हुए हैं। सो जो ये अभी चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, मीम पेजेस पे या अलग अलग पेजेस पे, और यूट्यूबर्स जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ऑन द ग्राउंड क्या रियलिटी है, वो 10 तरह की बातें बोल रहे हैं, 10 तरह की बातें बना रहे हैं। सिविलियंस में पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो मेरा ये एम था कि मैं एक ऐसा गेस्ट लाऊं जिसको रियल टाइम सिचुएशन पता हो, उस सिचुएशन को उसने डील किया हो। तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना और आपके कई सारे डाउट्स, आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि S-400 कितना केपेबल है, न्यूक्लियर वॉर में क्या हो सकता है, और ये बांग्लादेश का क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, टर्की क्या कर रहा है, रशिया का क्या है हमारे लिए, यूएस से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड। एंड काफ़ी एफर्ट लगते हैं बनाने में पॉडकास्ट। सो मेक श्योर अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी बताना क्या कमी है, तो हम उसको आगे चल के इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। सो सर, जय हिंद सर। इट्स अ वेरी ऑनर फॉर मी टू हैव यू इन द शो। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है तो उसको लेके मेरा पर्पस इस पॉडकास्ट के साथ यही है कि मीडिया में और कई सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अपने हिसाब से बातों को रख रहे हैं, बट मैं चाहता था कि एक आर्मी वेटरन जिसने रियल वॉर सिचुएशंस को हैंडल किया है और उसमें वो उसको फेस किया है, वो अपना POV दे सके जो भी करंट सिचुएशन चल रही है। तो अभी मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये पॉडकास्ट 11 मई को शूट हो रहा है। अब आगे क्या चीज़ें होती हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट इससे ना कनेक्ट करना। 11 मई से पहले जो भी बातें होंगी और जो 11 मई की बातें होंगी हम उसको पॉडकास्ट में करेंगे। तो जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कैप्टन अखिलेश सक्सेना सर, ये 1999 में कारगिल वॉर वेटरन है। तो आज हम जितनी भी बातें चल रही हैं अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में, उन सबको लेकर डिस्कस करेंगे और हम इसको थोड़ा टेक्निकल रखेंगे जिससे ऑडियंस को रियल सिचुएशन समझ आए विद ए आर्मी वेटरन। सो सर, वेलकम सर। थैंक यू। मैंने जितनी स्टडी करी तो इंडिया के ज़्यादातर अटैक सक्सेसफुल रहे अभी तक और उनके 99% अटैक आर नॉट सक्सेसफुल। इंडियन डिफेंस ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो सर, जो ये S-400 है जिसके लिए अभी बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, S-400 की कैपेबिलिटीज चेक हो रही हैं और बेस्ट अभी तक रिजल्ट्स आए हमको। बट आई वांट टू आस्क सर, इसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब एक लिमिट, मुझे तो टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट द डिफेंस आर्म्स, कि वो कितनी मिसाइल्स तक और कितनी देर तक वो और इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि बाकी इंडिया के पास भी आकाश है और भी हमारे पास खुद के भी जो इंडिया मेड अप डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी हैं, बट स्पेसिफिकली इनकी कोई लिमिट होती है कि कितने महीने तक, कितने साल तक ये सेम तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सर आइडिया होगा तो आप इसका एक बार बताइए। जो S-400 है वो हाँ। एक एयर डिफेंस सिस्टम है। Yes, sir. ये रशिया से हमने परचेज किया है और ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है।
लेकिन इंडिया केवल S-400 को यूज नहीं करता है, इंडिया एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करता है जिसका S-400 एक पार्ट है। ओके। उसका दूसरा पार्ट है आपका आकाश और तीसरा पार्ट है उसकी एयर डिफेंस गन्स जिसको L-70 वगैरह गन्स है जो हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। तो अभी इंडिया ने क्या किया है कि हमने उसको पूरा एक इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है जिससे हम बड़े टारगेट जैसे आपके एयरक्राफ्ट हैं, जैसे आपकी मिसाइल्स हैं, उनको भी इंटरसेप्ट कर सके और ड्रोन छोटे टारगेट हैं उन सबको भी हम इंटरसेप्ट कर सके। तो ये एक तरह से इसके अंदर एक रडार होता है एयर डिफेंस सिस्टम में जो कंटिन्यूअसली चारों तरफ वॉच करता रहता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं S-400 से, तो S-400 की जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर है, मतलब 600 किलोमीटर से वो टारगेट को डिटेक्ट करेगा और उसको आइडेंटिफाई करके रखेगा। जब वो 400 किलोमीटर में आ जाएगा तब वो उसको डिस्ट्रॉय करने की, इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब भी कोई टारगेट 400 पे आता है, डेटा आपके कमांड सेंटर में जाता है। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। कमांड सेंटर में ये एनालिसिस होता है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कितना बड़ा है, क्या वो एनिमी ऑब्जेक्ट है या कोई और ऑब्जेक्ट है, वो एनिमी की टेरिटरी में या हमारी टेरिटरी में, राइट? क्योंकि 400 किलोमीटर तो एनिमी की टेरिटरी पे, वहां पे भी बहुत ऑब्जेक्ट घूमते रहेंगे। तो लेकिन आप हिट तभी करेंगे जब वो आपकी टेरिटरी में आ रहा है, राइट? हो सकता है वो डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो, तो वो डिफर करेगा। तो ये सारा डेटा एनालिसिस होता है। बेस्ड ऑन दिस क्या ऑब्जेक्ट है उसके लिए बेस्ट मिसाइल पिकअप होती है कमांड सेंटर से। अच्छा। और वो सारी मिसाइल्स एक इंटीग्रेटेड वे में सब डिप्लॉयड होती है। जब वो डिसाइड होता है कि मान लीजिए वो एक एनिमी का एयरक्राफ्ट है तो उसके लिए एक बड़ी मिसाइल चाहिए, ज्यादा बड़ा। अगर वो एक छोटा है तो उसके लिए एक छोटी मिसाइल चाहिए होगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा चीज इंगेज करना है उसके बाद वो आपको इंगेज करा जाएगा और फिर वो डिस्ट्रॉय अगर उसका मिलता है तब वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसकी जो 2-3 लिमिटेशंस होती हैं। आपने पूछा कितने टाइम के लिए, तो टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि 1 साल चलेगा, 2 साल, वो तो डिप्लॉय। इसकी लिमिट होती है कि कितने टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है। ओके। तो 300 टारगेट्स को एक बार में इंगेज कर सकता है S-400। उससे ज्यादा आता है देन इट पास इट ऑन टू आकाश एंड टू अदर थिंग। बट यस, इंडिया की कैपेसिटी जो सिंस ये इंटीग्रेटेड है तो काफी बड़े लेवल पे ये आइडेंटिफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को या जो भी उधर से आ रहा है और उनको इंगेज कर सकता है नियरली 100%, अदर देन फ्यू ड्रोन। बिकॉज ड्रोन क्या होते हैं, चीप ड्रोन होते हैं। उसके लिए कई बार आप हाथी को मतलब या एक छोटी सी चीज को मारने के लिए आप एक मिसाइल नहीं चलाएंगे। तो पाकिस्तान ने काफी छोटे छोटे ड्रोन यूज किए थे और वो कई बार बहुत लो रेंज में आके ब्लास्ट कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत ड्रोन थे जो कि इंडिया की टेरिटरी में एंटर हुए थे, दैट टू सिविलियन इलाके में। उसके अलावा कोई भी बड़ा टारगेट इसकी रेंज से नहीं बढ़ा और हर चीज डिस्ट्रॉय। इंडिया ने सारे बड़े टारगेट्स को अभी तक एंगेज कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपने 1999 में कारगिल वॉर लड़ी थी और इंडिया ने भी लास्ट वॉर जो थी वही लड़ी थी। तो जो अभी करंट सिचुएशन है कि हम देख रहे हैं कि LOC पे और जो वहाँ पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अटैक, बट जो इंडियन सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए कन्वेंशनल वॉर? तो देखिए, कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो इससे बिल्कुल अलग थी क्योंकि कारगिल की लड़ाई एक लिमिटेड एरिया में लड़ी गई थी। तो 1999 में हमारे पास जो पीक्स हैं जो कि लेह लद्दाख से लेके नीचे श्रीनगर तक जाती हैं, वो विंटर वेकेटेड पोस्ट होती है। विंटर वेकेटेड पोस्ट का मतलब होता है कि उसमें विंटर में खाली कर दिया जाता है दोनों तरफ से, दोनों आर्मी से, इंडिया और पाकिस्तान, और समर में वो ऑक्यूपाइड होती है। तो 1998 में जब दोनों आर्मी ने उसको खाली कर दिया था तब पाकिस्तान की फोर्सेस ने चोरी चोरी ऊपर छुप के वहां तक पहुंचे, उन्होंने वो उन सारी पीक्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। जब इंडिया ने दोबारा अपनी पीक्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी तो देन दे रियलाइज कि ऊपर दुश्मन बैठा है और उसने वहां बंकर बना लिए हैं और अपनी गन्स का मुंह इंडियन सोल्जर्स की तरह था। जी सर। तो वो बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई में जो एक बार ऊपर पहुंच जाता है वो 100% ज्यादा पावरफुल होता है। वो अगर पत्थर भी फेंकेगा तो आपकी कैजुअलिटी होगी। टेम्परेचर आई रिमेम्बर लगभग -28 डिग्री सेंटीग्रेड था उन पीक्स पे। तो बिल्कुल एक सांस लेना भी मुश्किल था वहां पे। और ऐसी कड़ी परिस्थितियों में बिल्कुल सीधी पहाड़ियों पे आपको अपने पीछे, क्योंकि आप अपने गोला बारूद खुद लेके चलते हैं, 40 से 45 किलो का वेट लेके आपको उन पहाड़ियों पे चढ़ना है, दुश्मन के ऊपर अटैक भी करना है और वो खाली कराना। तो बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, लेकिन वो एक लिमिटेड ऑफेंस में थी। वो वेस्ट में नहीं, वेस्टर्न साइड में नहीं फैली थी, वो
नीचे सिटीज पे नहीं आई थी, वो लड़ाई उन्हीं पहाड़ियों पे लड़ी गई थी जो आपकी द्रास से लेके लेह लद्दाख तक वो होते हैं। अभी की जो लड़ाई है वो एक डिफरेंट लड़ाई है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने टेरर, जो इंडिया में टेररिस्ट की एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके अगेंस्ट इंडिया ने रिस्पॉन्ड दिया है पाकिस्तान को कि अगर हमारे देश में टेरर की एक्टिविटीज होंगी, इनोसेंट मासूम को मारा जाएगा। और जैसे आप सबको पता है उसका ट्रिगर पहलगांव से हुआ था। यस सर। पहलगांव में मासूम जो सिटीजन्स थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, और अधिकतर लोग हनीमून मनाने या यंग कपल थे जो कि घूमने आए थे हॉलीडे के लिए, सडनली उनको नाम पूछ के कि वो आप हिंदू हो करके मारा गया। तो ये बहुत गलत हरकत थी, एक्ट ऑफ टेरर है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आई थिंक वो एक स्टेज थी कि पूरे देश का जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई। जी सर। क्योंकि जो भी कुछ पाकिस्तान थोड़ा बहुत कर रहा था हम सब उसको सह रहे थे। इवन जब पिछली बार हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि शायद पाकिस्तान को मैसेज मिले, लेकिन उसे मैसेज नहीं मिला। फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करी नेक्स्ट जब टेरर अटैक हुआ, जब हमने डीप में जाके स्ट्राइक किया कि शायद अब पाकिस्तान को मैसेज मिल जाए कि वो टेरर एक्टिविटी बंद करे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और ये टेरर एक्टिविटीज लगातार चलती रही। क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो टेरर है उनका एक वेपन है, उनकी एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। वो इंडिया को ऐसे ही वीक करना चाहिए, पॉलिटिक्स उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। हाँ जी। तो इसलिए अब इंडिया को रिस्पॉन्ड करना था और हमने अपना पूरा टाइम लिया। आप देखिए जब वो इंसिडेंट हुआ तो हमने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट हमने गवर्नमेंट ने, आर्मी ने अपने सिटीजन्स को बोला कि हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, बट हम अपने टाइम पे, अपने हिसाब से, अपने प्लान से करेंगे। तो रिस्पॉन्ड दो पार्ट में था, एक जिसे कि आप नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं या आप जियोपॉलिटिकल एक्शन बोलते हैं, जिसमें कि एक इंडस वाटर ट्रीटी थी जो बहुत 1960 में साइन हुई थी और जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान उस वाटर पे बहुत डिपेंडेंट भी था। तो हमने उस ट्रीटी को हेल्ड इन एवेंस कर दिया, मतलब हमने उसको रोक दिया और हमने बोला कि हम अब अपना जो पानी रोकना है, चलाना है, वो इंडिया अपने हिसाब से करेगा। अब वो जो ट्रीटी में डिफाइंड हुआ था हम उसको नहीं माने, अकॉर्डिंग टू द एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान, वो चीज़ अब नहीं रहेंगी। क्योंकि उस इंडस ट्रीटी का उन 3 रिवर्स का 80% पानी पाकिस्तान को मिल रहा था, जबकि इंडिया को केवल 20%। नॉन इक्विवेलेंट ट्रीटी थी वो, जिसमें ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान पे था। तो वो हमने उसका एक पहला स्टेप लिया। बाकी हमने पाकिस्तान का जो भी इंपोर्ट हो रहा था, चाहे डायरेक्टली, वो बिल्कुल रोक दिया, या इनडायरेक्टली जो कि यूएई अरब नेशन के थ्रू हो रहा था वो भी बिल्कुल रोक दिया। प्लस हमने उसको जो लोन्स, पाकिस्तान इस समय बहुत फाइनेंशियल कंडीशंस में जिसकी बहुत खराब है, IMF से भी लोन लिया उन्होंने अभी, तो वो जो उसका लोन था हमने कहा हम उसको अपोज करेंगे जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर और स्ट्रेस पड़े। तो ये सब एक्शन थे जो नॉन मिलिट्री फ्रंट या जिसको हम नॉन काइनेटिक बोलते हैं। और फिर फाइनली हमने उनके जो टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर थे उस पे हमने अटैक किया। और आपको पता होगा कि उस रात को अटैक में इंडिया ने अपनी स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल्स को यूज किया, जो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसेस थी वो, और उसने भावलपुर में जहाँ पे जैशे का हेडक्वार्टर है और लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर्स, उन सबको मेन टारगेट किया। 8-9 साइट को टारगेट किया गया और वो सब टेररिस्ट की साइट थी जहाँ पे टेररिस्ट ने अपना हाइड आउट या हेडक्वार्टर बना रखा था, और काफी मेजर डैमेज हमने किया उस स्ट्राइक में। सर, तो सर मेरा इसमें क्वेश्चन था कि हम तो ये कर रहे हैं लाइक पूरा सपोर्ट इंडियन आर्मी को, गवर्नमेंट को, बट मेरे क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे माइंड में खुद पर्सनली कि जो वो 4 मेन सस्पेक्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ को एग्जीक्यूट किया था, जो भी उस टेरर अटैक को पहलगाम में, उन लोगों का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। वो लोग आउट ऑफ द स्टोरी हो रखे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है पहलगाम इज़ अ वेरी फार फ्रॉम मेन LOC। तो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, क्योंकि आपने भी कश्मीर में सर्व किया है, वो लोगों को अभी वो कहाँ होंगे? मतलब वो कश्मीर में हुए हैं या पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, नेपाल, मतलब आपके हिसाब से कहाँ होंगे वो चारों लोग? तो मेरे ख्याल से वो अभी कश्मीर में ही है। अच्छा। बट होता क्या है कि ये जब टेररिस्ट की एक्टिविटीज होती है तो उन्हें ये एक तो होती है कि कैसे वो एक्टिविटी करेंगे, लोगों को मारेंगे, और दूसरा पार्ट होता है कि जब करने के बाद वो क्या स्ट्रेटेजी, कैसे बचेंगे। ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह की एक्टिविटीज करके, और आप देखिए पहलगांव के पास जहाँ पे था उसके बाद फॉरेस्ट है पूरे, हाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहाँ। उस डेंस फॉरेस्ट में चले गए, उसके अंदर इनके हाइड आउट्स होते हैं जो पहले से बनाए के रखते हैं। अच्छा। उन हाइड आउट्स में जाके वो इमीडिएटली चेंज कर लेते हैं, और काफी कुछ वो अपना हुलिया भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान ले दाढ़ी है तो दाढ़ी कटा देंगे,
मूछें हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर देंगे, बाल हटा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप, क्योंकि कितने लोगों ने जस्ट देखा है, किसी ने उनका फोटो तो खींचा नहीं है, हाँ, फोटो तो नहीं तो है वो उनको उस हुलिये से अगर आप इतना चेंज कर दो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो चेंज करके अपने वेपन वगैरह सारे जो भी कपड़े उन्होंने पहने थे वो सब अंदर कहीं पे छुपा के वो किसी भी गांव में चले जाएंगे। और आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल सिविलियन की तरह, एक मजदूर की तरह काम कर रहे होंगे, एक वर्कर की तरह काम कर रहे होंगे। और उन्होंने अपने जो नकली आईडी कार्ड वगैरह वो पहले ही बनवा के रखे होंगे। इंटेलिजेंस के लिए चैलेंज है। हाँ, तो इसलिए उस पूरी पॉपुलेशन में उनको आइडेंटिफाई करना डेफिनेटली। देखिए, कभी भी टेरर का अटैक होता है, मान के चलिए कि जो लोकल है उसको सपोर्ट मिला है, जिसको ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वो प्लान पहले का बना हुआ है और उसी के हिसाब से वो छुप गए। लेकिन डेफिनेटली एक के बाद एक अब एनआईए ने उस प्रोब को ले लिया है और इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको वो लोग, हम उनको पकड़ लेंगे। मेरा भी मानना है कि बिना लोकल सपोर्ट के इतनी चीजें करना, एग्जीक्यूट करना इज नॉट पॉसिबल। और वीडियोस भी आ रही हैं कई सारी कि वहाँ के लोकल लोग और स्पेसिफिकली उस पहलगाम के लोकल लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो सर, आपने काफ़ी डिटेल में S-400 और इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया, तो अब कुछ थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो सर, अभी आया अमेरिका से, स्पेशली ट्रम्प ने खुद ट्वीट किया कि अब सीज फायर हो गया, और विद इन 2 to 3 आवर्स पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। और जितना मैं समझता हूँ कि यूएसए की बात तो सारी सुनता है पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है पर्सनली कि ये इस तरह से उन्होंने क्यों करा और क्यों हुआ ऐसा कि उन्होंने खुद के ट्रम्प के ट्वीट के बाद भी उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करा? तो इस समय सीज फायर की जरूरत पाकिस्तान को ज़्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान को जब पहले इंडिया ने जो हमले किए थे, उनके जो टेरर इंफ्रा पे किए थे पहले दिन, उसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। पाकिस्तान ने मिसाइलें छोड़ी हमारी 15 सिटी पे, जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया और सबको हवा में ख़त्म कर दिया। उसके बाद इंडिया ने दोबारा स्ट्राइक करी और उनके कुछ सिटीज़ को, और उसके बाद उनके जो एयर बेसिस से उनको निशाना बनाया। तो अभी पाकिस्तान के टोटल जो एयर बेस है वो 19 है, उसमें से 7 इंडिया ने पहले दिन में अटैक किया और डैमेज किया। तो पाकिस्तान को काफ़ी क्लियर हो गया था कि अभी इंडिया उनके सारे एयर बेस पे स्ट्राइक करने वाला है, उनके ऑयल डिपो, कंट्रोल सेंटर पे स्ट्राइक करने वाला है, और वो थोड़े पैनिक स्टेट में आ गए थे। अच्छा सर। इसके अलावा अगर उनको अपनी फोर्सेज आगे मूव करनी होती बॉर्डर पे, तो जैसे बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान वैसे भी अपनी लिबरेशन के लिए लड़ रहा है, तो उसको वहां से मूव करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन अगर लड़ाई होगी तब तो करनी पड़ेगी। तो आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा घिर गया था, और वैसे भी फाइनेंशियली उनकी कंडीशन बहुत खराब है, और लड़ाई के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। बहुत आपके 3-4 दिन का डिप्लॉयमेंट, आपको $1 बिलियन की जरूरत पड़ती है। तो अगर 15 दिन आप, पाकिस्तान के टोटल लड़ने की कैपेसिटी 10-12 दिन से ज्यादा नहीं थी। तो इसीलिए वो यूएस के पास गए और उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की, फिर यूएस ने उनको शायद बेल आउट पैकेज में भी ये शर्त रखी कि आपको पहले सीज फायर करना पड़ेगा। और फिर यूएस, जैसे लिखा हुआ है कि उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह से बात करके उन दोनों को डील कराई फॉर द सीज फायर। सीज फायर के बाद की फायरिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में काफ़ी गैप है। तो इवन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम ने बोल भी दिया कि हम अभी से सीज फायर करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उस तक मैसेज पहुंचने में, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप सीधा फोन करके वहां पे बोल दो, इट हैज़ टू गो थ्रू द प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल होगा कि वो चीफ को बोलेंगे, वो नेक्स्ट कोर कमांडर को बोलेगा, वो डिविजनल कमांडर को बोलेगा, तो ऐसे करके आएगा। जब तक ये मैसेज पहुंचेगा नहीं उनको ऑफिशियली, उनको जो पिछले ऑर्डर थे वो वही करते रहेंगे, और पिछले ऑर्डर थे कि आप लगातार 2 अटैक या अटैक करते रहिए, इसीलिए वो 4-5 घंटे चली थी। बट जब वो ऑर्डर पहुंच गए होंगे उसके बाद से आप देखिए, मतलब एक आधी इंसिडेंट से ऐसा नहीं है। तो मतलब मुझे नहीं लगता डेलिब्रेट पाकिस्तान ने करा, क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत क्लियर है कि अगर वो 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, अगर वो 1 गोली मारेंगे तो हम 10 गोलियों से उनका जवाब देंगे। तो जो इंडिया की पोस्चरिंग है वो बहुत क्लियर है कि हम आपको आपकी भाषा में ही जवाब देंगे और हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। जी सर। तो सर, आपने इसे बताया कि लीडरशिप का बहुत रोल होता है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना आपस में डिसबैलेंस है कि गवर्नमेंट अलग पाथ पे चलती है, आर्मी अलग पाथ पे चलती है, बट इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम इज क्वाइट स्टेबल इफ वी कंपेयर टू देम। तो सर, लीडरशिप का कितना रोल रहता है इस तरह के एक्शंस में? ऑफ कोर्स सारे काम तो मिलिट्री और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, बट गवर्नमेंट का कितना आपको लगता है कि गवर्नमेंट के मोटिव से क्या आर्म फोर्सेस को फ़र्क पड़ता है कि उस हिसाब से वो फिर उस दिशा में काम करती है? क्योंकि पहले जो 2014 से पहले
बहुत सारी चीज़ें हुई, बट इस लेवल पे हमने कभी उनको इतना रिलेट नहीं किया। तो आपका सर इस पे क्या ओपिनियन है कि नहीं, ये सबसे पहला डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आर्मी और आर्म फोर्स की स्ट्राइक जो ओवरऑल नेशनल ऑब्जेक्टिव है। एक चीज होती है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था इस समय कि हमें पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका उसे सबक सिखाना है, ठीक है, ये नेशनल ऑब्जेक्टिव था। हाँ सर। अब आर्मी उस पर स्ट्राइक करी है, वो उसका एक पार्ट है। तो फाइनल जो डिसीजन होता है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यस सर। तो इंडिया में डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होगी, डज नॉट मैटर किस गवर्नमेंट की क्या भी है, आर्मी गवर्नमेंट के साथ चलेगी और गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि हमें इनको सबक सिखाना है। अब सबक सिखाने में कुछ आर्म एक्शन है, कुछ नॉन आर्म, जैसे मैंने आपको बताया इंडस वाटर ट्रीटी है, IMF का लोन है, इंपोर्ट है, डिप्लोमेटिक लेवल पे सारे देशों से बात करना है, ये सब नॉन आर्म्ड एक्शन है, राइट, जो जिसे कि हम नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं। और आर्म फोर्सेस को बताया जाता है कि आपको यही ऑब्जेक्टिव है, आपको यही अचीव करना है। तो जो डायरेक्शन आता है वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप से आता है इन डेमोक्रेसी। यस सर। तो वो जो आप लीडरशिप का रोल कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल है। तो पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे कितना रिएक्ट करना है, किस लेवल पे करना है। बिकॉज देखिए, जो भी आप रिएक्शन देंगे उसका कुछ रिपरकशन होगा, आपके ऊपर भी उसका रिएक्शन आएगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन आएगा। तो आपको पूरा उस चीज को समझना पड़ता है और आपको हर तरह से तैयार की कि इस कंट्री का क्या रिएक्शन आ सकता है, इसका क्या आ सकता है। आपको उनसे बात करना, उनको तैयार करना कि हम ये करने जा रहे हैं। तो उसके बहुत चीजें होती हैं जो बियॉन्ड आर्मी होती है। आर्मी का काम बहुत क्लियर होता है, उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो लीडरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो सर लिडरशिप पे बात आ रही है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं जो मैंने खुद देखे और थोड़ा मुझे पहले लगा, फिर मैंने खुद एनालाइज किया और थोड़ा पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि जैसे बहुत लोग ना मोदी जी को कंपेयर करें इंदिरा गांधी से, कि इंदिरा गांधी ने तो अब तक में देश बांट ही दिया था और 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवाया था। पर वहाँ पे मैंने एक ओपिनियन पढ़ा और खुद भी समझा कि तब जब 1971 का टाइम था तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नथिंग टू लूज नहीं था। इंडिया वॉज नॉट ए ग्लोबल पावर, बट आज के टाइम इंडिया के पास पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। तो इंडिया को कोई भी चीज़ स्टेप लेना होगा तो बहुत सोच समझ लेना होगा। तो इट मीन्स कि जो अभी बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन इज नॉट अ राइट थिंग सिचुएशंस पे और क्या चल रहा है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि लीडरशिप का तो काफ़ी रोल का फर्क पड़ता ही है। जो 71 में सिचुएशन थी और आज सिचुएशन है बिल्कुल अलग है। चाहे आप किस तरह से लड़ाई होती है, क्या आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। सो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे वहाँ पे उस समय जब हुआ था तब ये डिसाइड हुआ था क्योंकि पाकिस्तान की जो उस समय की सरकार थी वो अपने जो इनका ईस्ट पाकिस्तान था जिस समय बोलते थे, जिसे आप बांग्लादेश बोलते हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और वो सारे लोग भाग भाग के इंडिया आ रहे थे, परेशान हो रहे थे इंडिया। तो इससे ह्यूमन प्रॉब्लम, इट्स कि पाकिस्तान आर्मी उनको बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। तो वो एक डिसीजन था कि भाई हम इसको हेल्प करेंगे और उससे बना। आज की डेट में हमारा प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं था कि हमें 2 में भागना है या 4 में बांटना है। हमें ये था कि जो आप हमारे ऊपर अगर टेरर की एक्टिविटी करोगे तो हम आपको जवाब देंगे। इंडिया डज नॉट वांट वॉर। कौन वॉर चाहता है? क्योंकि कोई भी लड़ाई होगी हमेशा नुकसान दोनों का होता है, लेकिन आपकी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, कोई आप भी एक पड़ोस में रहते हो, आप नहीं लड़ना चाहते, बट आपको कोई एक पत्थर मारे, आपने कहा चलो आज छोड़ देता हूं, दूसरा मारे, फिर उसे लगेगा मैं तो हमेशा मार सकता हूं। तो एक दिन तो आपको जवाब देना है, राइट। तो आपकी टॉलरेंस लिमिट क्या है और आपका जवाब किस लेवल का होगा वो आपको डिसाइड करना होता है। तो आई थिंक इस बार क्लियर था कि हमें उसको जवाब देना है। अब जवाब के क्या इंस्ट्रूमेंट थे वो आपने देखे, अभी हमने करे। अगर हो सकता है ये एस्केलेशन आगे बढ़ता तो उसके और भी चीजें सामने आती, जिसमें हो सकता है कि कल को पाकिस्तान बलूचिस्तान अलग हो जाते, कुछ भी हो सकता है। बट अब उस एस्केलेशन लेवल के आने से पहले ही सीज फायर हो गया तो हम उनकी बात नहीं कर सकते कि क्या थे। लेकिन जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो आपको लास्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि फिर ये आपके हाथ में नहीं है, फिर दुश्मन के हाथ में। अगर दुश्मन आपको अटैक करेगा जैसे पाकिस्तान ने किया तो आपको जवाब देना होगा, और वो किस लेवल तक करेगा वो आपको भी नहीं पता। तो आपको जब हम पहला स्टेप उठाते हैं उससे पहले बहुत सारी सिनेरियो प्लानिंग होती है। अगर दुश्मन ने ये किया तो हम ये करेंगे, ये किया तो ये करेंगे, इसका रिपरकशन ये होगा। तो वो पूरी एक स्ट्रेटेजी बनती है और उसमें सारी चीजें आती हैं। वही मैं बताना चाह रहा था कि जो लोग मीमर्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपको ना मीम में बस 10-15 सेकंड की रील दिखती है और आप सोच लेते हो अच्छा इंदिरा गांधी वॉज बेटर या मोदी इज बेटर। बट जो करंट सिचुएशन है ना, जिसको जियोपॉलिटिकल रीजंस और कैसे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो सर
अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, क्योंकि चाइना ने तो शायद ओपनली, शायद मेरे को जितना मैंने पढ़ा कि चाइना इज सपोर्टिंग द पाकिस्तान, वो तो हमें पता ही है, वो करता ही है, बट हाउ टू डील विद चाइना इन दिस सिचुएशन, कैसे उस चाइना को हम रेट कर सकते हैं? सो चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा ये हम सबको पता था, क्योंकि पहली बात चाइना और हमारा भी जो डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ LOC में उसको लेके जो बाउंड्री का है वो इंडिया से उसका है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, चाइना के लिए इंडिया का बिगेस्ट कंसर्न है कि इंडिया उसको जो ग्लोबल पावर है अब उसको चुनौती दे रहा है। जो चाइना की ग्रोथ रेट थी वो नीचे आ रही है और इंडिया की बढ़ रही है। इनफैक्ट जब से ये ट्रम्प का टैरिफ वगैरह लगे हैं तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इज लाइकली टू शिफ्ट टू इंडिया। तो चाइना उससे परेशान है। अगर एप्पल का ही मैन्युफैक्चरिंग जो अभी उन्होंने अनाउंस किया था वो चाइना से इंडिया शिफ्ट होगी तो वो चाइना की इकोनॉमी को बहुत एडवर्स वे में इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि चाइना आप जो भी कह लीजिए उनका इंटरनल कंजम्पशन से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट पे डील करते हैं। तो अगर टैरिफ लग गए तो उनको एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर कम हो गई, क्योंकि सारे ग्लोबल प्लेयर अभी चाइना में करते हैं क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट दे सकता है। बट अगर उनका वो एज खत्म हो गया और अगर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी तो कहाँ होगी? US तो जा नहीं सकती क्योंकि वहां पे चीप लेबर नहीं, कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें से काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग दूसरी जगह भी जा सकती है, बट काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो सकती है। तो चाइना को ये बात पता थी, इसलिए वो पर्पसली पाकिस्तान का साथ दे सकता है कि इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं बने, थोड़ा इंडिया वॉर में लगा रहा है, ग्रोथ रेट कम हो जाए, लोगों को भी बाकी लगे कि अभी हम इंडिया में कैसे स्टेप इन कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो शायद उसके पास इन्वेस्टमेंट बचा रहे। तो चाइना का मोटिव बहुत क्लियर था। दूसरा, वो पाकिस्तान के साथ उनका बहुत स्ट्रेटेजिक वो है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खुद बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान आर्मी मोस्टली चाइना का ही इक्विपमेंट यूज करती है, चाहे उनके फाइटर जेट्स हो जो J-10 है, J-17 है, या उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो HQ-9, वो चाइना की ही जो इक्विपमेंट यूज करती है। तो एंड अभी तक चाइना, हमारा यही अनुमान था कि सामने नहीं आएगा, इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, बट यस वो हर तरीके से, चाहे मनी हो, वेपन्स हो, इक्विपमेंट्स हो, एयर डिफेंस हो, इंटेलिजेंस हो, हर तरह से पाकिस्तान को करेगा। तो जब हम अपना रिस्पांस बना रहे थे तो हमने चाइना का फैक्टर ध्यान में रखा था, बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस है, कोई भी मिलिट्री कमांडर जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा तो वो ध्यान में रखता है कि ये मेरा एनिमी है, ये लोग इसके साथ देने वाले हैं, तो इसके पास वो उन सबको लेके स्ट्रेटेजी बनाता है। तो वी वर रेडी फॉर दिस, हमें पता था चाइना इन्वॉल्व होगा पाकिस्तान के साथ। तो सर डील हम कैसे कर सकते हैं चाइना को? तो चाइना भी हमारे साथ डायरेक्ट नहीं लड़ाई लड़ेगा, चाइना पाकिस्तान के थ्रू डील करेगा। तो जो भी उसका इक्विपमेंट सिस्टम है उसको हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया। तो जब हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इन अ वे हम जो चाइना की वेपन सिस्टम है, चाइना का इंफॉर्मेशन है, उस सबसे भी हम डील कर रहे हैं और वो डील करना पड़ेगा। तो हम चाइना की कैपेबिलिटी को हम कंसीडर करते हैं जब हम पाकिस्तान से लड़ते हैं। हाँ, वो हमने सिनेरियो नहीं किया कि चाइना जब हमसे डायरेक्टली लड़ेगा, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है, जो आपकी जियोपॉलिटिकल चल रही है, जो टैरिफ्स की सिचुएशन चल रही है, तो वो मेरे ख्याल से यही असेसमेंट है कि अभी चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। बट जो भी चाइना बैकडोर से जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, वो हमने पूरा केटर कर रखा होगा। आई एम श्योर वो कोई भी मिलिट्री कमांडर या गवर्नमेंट उसको केटर करेगी। और सर एक कंट्री जो बहुत ही खुल के सामने आ रहा है वो है टर्की, जिसको हमने 2023 में उनकी अर्थक्वेक सिचुएशंस में और बुरी सिचुएशन में इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडियन आर्मी वहाँ गई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हेल्प करी, बट फिर भी वो ऐसा कर रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल चलो चलता है, बट एक हम देखते भी ना कि किसने कब साथ दिया? इंडिया ने टर्की का साथ दिया, बट वहाँ की टर्की की नॉर्मल सिटीजन्स प्लस टर्की के गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सब पाकिस्तान खुला सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे सर आपको क्या रीज़न लगता है? क्योंकि टर्की का एम है कि वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का है उसका वो एक तरह से खलीफा बनना चाहता है। मतलब ही वांटेड टू हैव दैट रोल कि मैं जो भी मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा है मैं उसमें मेन हेड बनूं, एक हेड बन जाऊं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करूं। तो इसीलिए उसने अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाया और उसने काफ़ी सप्लाई में ड्रोन पास ऑन किए पाकिस्तान को। दूसरा, टर्की नेटो का मेंबर है, तो उसको ये भी पता है कि इंडिया उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि नेटो की जो ट्रीटी होती है वो क्लियर लिखा होता है कि अगर आप नेटो के एक कंट्री पे अटैक करते हैं तो आपको माना जाएगा कि आपने सब पे अटैक किया और सब एक साथ रिटेलेट करेंगे। तो आपने देखा होगा जब टर्की का शिप भी था तो इंडिया वॉज वेरी केयरफुल कि हम उस शिप को हिट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फिर वो ये डायरेक्शन दूसरी तरफ से मुड़ सकता था। लेकिन हाँ, टर्की ने जो
जिस तरीके का उसने बिहेवियर और जिस तरह का सपोर्ट पाकिस्तान को दिया, शायद वो इंडिया के असेसमेंट में उतना नहीं था कि वो उतना खुल के सामने आएगा। ये क्लियर था कि टर्की उनकी हेल्प करेगा, बट हाँ इतना खुल के करेगा वो इंडिया का असेसमेंट में नहीं था। बट ठीक है, ये तो लड़ाई का पार्ट है। जब आपने एक बार वॉर शुरू कर दी तो कुछ दुश्मन को फायदे होंगे, कुछ आपको होंगे, वो आपको डील करने पड़ेंगे। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रिस्क है, वो तो हमेशा रहेगा, वो डायनेमिक्स हमेशा फ्लूइड रहेगा और आपको डील करना पड़ेगा। कल को 2 कंट्री और भी आ सकते थे, सो व्हाट, वी विल डील विद देम। सर ये तो हमने सारी स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल बातें करी। एक चीज़ मुझे जो लग रही है कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं और बहुत सारे इंडियन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अगर कुछ गाज़ा में होता है, कहीं होता है, तुरंत आ जाते हैं, वी सपोर्ट दिस, वी कंडेम दिस, और अपने देश के साथ कुछ लोग आए भी हैं, बट मेजर लेवल में कहूँ बहुत बड़े बड़े, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पर। तो सर एज ए वेटरन जिसने आप देश के लिए सर्व किया है, देश के लिए गोली खाई है, आपको पर्सनली कितना बुरा लगता है और इसके लेकर इंडिया को क्या करना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो? तो जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है तो पूरे देश को एक साथ यूनाइट होना होता है। इनफैक्ट चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या दूसरे लीडर्स हो, इस समय हम लोग के इंटरनल डिफरेंस हो सकते हैं, वो एक घर में भी होते हैं इंटरनल डिफरेंस। जब आप एक एक्सटर्नल एनिमी से लड़ रहे हो तब आपको सबको एक साथ होना होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि आप कहीं दुनिया के दूसरे हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप बोल रहे हैं सपोर्ट, जब आपकी अपने देश में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तब आप उनके साथ नहीं खड़े हो, जबकि आप एनिमी का मनोबल बढ़ा रहे हो, एनिमी का एक तरह से साथ दे रहे हो। तो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और एज ए वेटरन, एज ए आर्मी ऑफिसर्स, हमें बहुत बुरा लगता है कि कहाँ जवान लोग हैं हमारे फौज की सेना है जो कि देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, बट वो उन सबको पीछे रख के देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो भी तो एनिमी को नहीं जानते, बट फिर भी क्योंकि किसी ना किसी को इस तिरंगे की रक्षा के लिए और हम सारे लोग पीस में सो सके, हम अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकें, उसके लिए किसी को सेक्रीफाइस देना, तो वो सेक्रीफाइस के लिए खुद आगे आए हैं और इसमें चाहे उन्हें अपनी जान देनी पड़े। तो हमेशा हमें अपनी आर्म फोर्सेस के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए कि वो हर डिफ़िकल्टी सह के भी हमें हमारी स्वतंत्रता की प्रदान करते हैं, हम एक आराम से नींद सो सकें, एक आज़ाद भारत में रह सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा हमें उन लोगों का ग्रेटफुल होना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं जो इसके विरुद्ध करते हैं, तो मेरा मानना है वो तो भारत विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं, और उन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। तो सर काफ़ी बड़े और फेमस आर्मी वेटरन, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा पर लोग समझ जाएंगे, उन्होंने एक एलिगेशन कह लो या एक अपना POV रखा कि लगभग जो कोविड सिचुएशन हुई थी उसके बाद भर्तियाँ नहीं निकली एंड 1.5 लाख की इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ कम हुई है और वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। तो सर आपका क्या इस पे POV है कि इसको हम कैसे डील कर सकते हैं और उस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हैं? देखिए, अगर आर्मी में भर्ती होना नहीं होना एक इकोनॉमिक डिसीजन भी होता है, क्योंकि अगर किसी देश को रखता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कि मुझे इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, कम से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश की कंडीशन है, जहाँ पे हम चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, और अब तो बांग्लादेश भी है, तो हमें हर समय अपनी आर्मी की संख्या और वो जो इक्विपमेंट, वेपन है, उनकी क्वालिटी, उसको उन्हें उस लेवल पे रखना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि आर्मी का मनोबल बना रहे और उनकी वो जो संख्या जरूरी है, क्योंकि लड़ने के लिए दुश्मन से संख्या भी जरूरी है, वो हमेशा बनी रहे। तो कई बार गवर्नमेंट के अपने डिसीजन होते हैं जो फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं कि भाई हमें इतने फाइनेंशियल बचाना है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्मी के केस में आप फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जब लड़ाई नहीं हो रही है तो आपको दिखेगा कि ये आर्मी पे खर्चे ही हो रहा है, लेकिन जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन वही होंगे जो आपके प्राणों की रक्षा, आपकी आज़ादी की रक्षा, आपकी इकोनॉमी की रक्षा। क्योंकि जिस देश में सिक्योरिटी नहीं है उसके अंदर इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल को अगर आपके देश में सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई आपके अंदर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो फंडामेंटल सिक्योरिटी सिस्टम है एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, वो बहुत जरूरी है, वो बनाए रखना। इसीलिए दुनिया की जो टॉप इकोनॉमी है, चाहे आप चाइना ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, वो
अपने वर्ल्ड में 1 और 2 नंबर की इकोनॉमी है, बट वो उतना ही अपनी आर्मी में भी खर्च करते हैं, क्योंकि ओनली ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट। और आसान नहीं है कि लोग आर्मी में आए और आपके लिए, एक देश के लिए जान दे, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल है, उनके पास भी चॉइस है, कुछ और कर लेंगे। क्यों वो इतना बड़ा कदम उठाएं कि जब जरूरत पड़े वो अपनी जान तक देने को तैयार है। वो तभी हो सकता है जब आप उनका मनोबल बहुत हाई रखेंगे और हाँ, और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्र अपने देश के जो फौजी होते हैं उनका सम्मान करता है, वही राष्ट्र एक महान राष्ट्र होता है, और उसी के लोग इतने ब्रेव होते हैं जो देश के लिए अपनी जान लगाते हैं। अगर आप कल को उनका सम्मान नहीं करेंगे तो लोग फौज में आना छोड़ देंगे। ये तो एक डिफिकल्ट प्रोफेशन है। वो तभी चलेगा जब देश के लोग, और चाहे वो देश के लोग में पॉलिटिकल मैन वो हो, आपके लीडर्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, या हम में लाइक नॉर्मल पब्लिक, बट हमेशा हमें अपने देश के उन वीरों का सम्मान करना है जो आज भी अपने देश के लिए अपनी जान हाथ पे लेके चलते हैं और चिंता नहीं करते कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, बट देश की इज्जत बची रहे, देश का ऑनर सबसे आगे रहे, वो तिरंगा लहराता रहे। सर, आपने सब बातों में एक बात बोली कि बांग्लादेश भी अब दुश्मन है, और बांग्लादेश को तो आज़ाद करवाने वाला इंडिया ही है। तो ये बांग्लादेश जो कर रहा है, मतलब खुल के तो नहीं, बट हमें पता चल रहा है कि वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में है। ये पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे इंडिया डील कर सकता है जल्द से जल्द? बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अभी तक इंडिया का काफ़ी बड़ा फ्रेंड था, एंड वो मानते थे कि इंडिया का हमारे ऊपर एहसान है, क्योंकि उनको फ्रीडम इंडिया ने ही दिलाई है। हाँ। इंडिया के इंटरफेरेंस के बिना वो सोच भी नहीं सकते थे, और पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। लेकिन ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमी नहीं होता। सरकमस्टांसेस चेंज हुए, पीछे से उनको डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने जिनका अपने इंटरेस्ट थे, उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने सत्ता परिवर्तन करा दिया। चाहे वो स्टूडेंट्स को भड़काया गया हो, चाहे बाकी लोगों को किया हो, और उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें थी, बट उन्होंने सत्ता परिवर्तन कराया। और उसका एम यही था कि अब एक ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए जो एंटी इंडिया हो। तो अभी जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हर मुद्दे पे हमारा उनसे कॉन्फ्लिक्ट है, तो होपफुली उन्हें इतना अकल आ जाएगी कि इंडिया ने उसके लिए क्या किया है। अगर नहीं आएगी तो हमें उनको, जैसे वो डील कर रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान को डील करते हैं, उसकी तरह हमें मानेंगे कि पाकिस्तान चाइना के साथ एक और हमारा एडवर्सरी है, वो बांग्लादेश, हमें उससे डील करना पड़ेगा। बाकी बांग्लादेश तो हमारे लिए 2-3 दिन का ही खेल है, अगर हम मिलिट्री लेवल पे बात करें तो। बाकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि रशिया ने सजेस्ट कर दिया, रशियन इंटेलिजेंस ने, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था 6-8 महीने पहले ही, कि CIA इसके पीछे है पूरा। CIA अमेरिका का है, और अमेरिका के बारे में एक बहुत फेमस कहानी है, अमेरिका इज़ नॉट अ फ्रेंड नॉट अ एनिमी, ही जस्ट टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो सर, अमेरिका शायद मुझे लगता है सामने इंडिया को सपोर्ट भी करे, पर पीछे वो क्या क्या करता है सबको पता है। तो सर, हम अमेरिका से कैसे डील कर सकते हैं इस सिचुएशन में? क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, कुछ भी कभी भी किसी की तरफ जा सकता है वो। हाँ, बस इतना हमें पता है कि हमारी उसकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में है, तो ऑफकोर्स नहीं चाहेगा कि इंडिया का बहुत नुकसान हो, बट वो कुछ ना कुछ चाहेगा कि हो। तो सर, आपका क्या इस पे POV है अभी करंट सिचुएशन पे? देखिए, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री को जो अपना ग्रोथ है और अपना प्रोटेक्शन है, अपनी सिक्योरिटी है, वो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं, वो डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, वो कभी आपके साथ खड़े होंगे, कभी आपसे अलग खड़े होंगे, कभी न्यूट्रल खड़े होंगे, कभी सामने कुछ बोल रहे होंगे, पीछे कुछ कर रहे होंगे। तो ये हमेशा होगा। इनसे निपटने का एक ही तरीका है, आप एक स्ट्रांग नेशन बनो, आत्मनिर्भर बनो। आप अपनी आर्म्स, इक्विपमेंट्स या बाकी चीज़ों की सप्लाई के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं हो, क्योंकि आपको नहीं पता कल वॉर में कौन कैसे चेंज हो जाए, राइट? हमें नहीं पता। अभी जैसे टर्की आ गया, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना इंडिया के सामने ओपनली खड़ा हो जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है कि हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। इसीलिए आपने देखा होगा लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो मेक इन इंडिया वगैरह। तो आत्मनिर्भर भारत बने, हम अपनी इकोनॉमी, अपनी एग्रीकल्चर, अपनी आर्म्स, एम्यूनिशन, हर पे उस लेवल पे पहुंचे कि कोई हमें टच नहीं कर सकते। अगर आप अपने अंदर एक सेल्फ सफिशिएंट है और आप स्ट्रांग नेशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे देश हैं वो आपके साथ खुदा के खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले, चाहे ये इंसानों में हो या कंट्री में, आपको खुद सक्षम बनना पड़ेगा, आपको वो विश्वास लाना पड़ेगा, और आपको वो हिम्मत चाहिए कि कुछ भी हो, मैं हर तरह की परिस्थितियों से निपटूंगा, मैं लड़ूंगा, बट मैं एक स्ट्रांग राष्ट्र बनूंगा। एंड आई थिंक हम उस दिशा में हैं। हम ऑलरेडी
नंबर 4 इकोनॉमी बन चुके हैं दुनिया की, और कुछ ही दिनों में हम टॉप 3 में पहुंच जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया का, जहां से एक विकासशील देश से हमने चलना शुरू किया। तो वही तरीका है कि आप स्ट्रांग बनिए, मिलिट्री के वे में भी और इकोनॉमिक वे में भी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो जितना सर मैं जियो पॉलिटिक्स समझता हूँ, इंडिया का एक ही ट्रू फ्रेंड मुझे लगता है वो रशिया है, जिसने हमेशा साथ दिया है, एंड होपफुली वो आगे भी दे, क्योंकि इंडिया ने भी उनकी बहुत बेकार सिचुएशंस जो उन्होंने अभी रशिया जिस वॉर में इन्वॉल्व हुआ था, या कुछ फ्यू कंट्रीज थी और सबसे बड़ा मेजर कंट्री तो इंडिया थी जिन्होंने सपोर्ट किया। दिस टाइम एक्सपेक्टिंग कि रशिया हमेशा जैसा सपोर्ट बना रहे और आगे उनका भी बना रहे। बाकी आपने भी देखा है कि रशिया का रिलेशन इंडिया से हमेशा अच्छे रहे, तो रशिया की इन्वॉल्वमेंट कितना इन लोगों को बैक ऑफ करवा सकती है? मतलब अगर मान लो एट वॉर्स कंडीशन अगर कुछ होता है, तो आपको लगता है कि रशिया ओपनली इंडिया को, जैसे 1971 में 65 में भी आया था सपोर्ट में, इस बार भी आएगा? 71 में सिचुएशन थोड़ी अलग थी, जिसमें अमेरिका टोटली पाकिस्तान के साथ था, और उस समय रशिया ने खुल के हमारा साथ दिया था। तो अभी मैं कह नहीं सकता कि रशिया किस लेवल तक हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा इशू ये आ गया कि चाइना इस समय पाकिस्तान के साथ है, और रशिया और चाइना के भी अच्छे रिलेशन है। तो रशिया डायरेक्ट शायद चाइना के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहेगा, बट डेफिनेटली रशिया इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, अम्यूनिशन, इंटेलिजेंस, जैसे अभी भी हम बहुत सारी रशियन का अभी भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग S-400 तो एक चीज़ है, बट उसके अलावा इवन जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी है ये रशिया के कोलैबोरेशन से, हमारी बहुत सारी आर्टिलरी गन्स हैं वो रशियन के कोलैबोरेशन, तो हमारा बहुत डिफेंस इक्विपमेंट्स अभी भी रशियन ओरिजिन है। तो डेफिनेटली रशिया में सपोर्ट करेगा, बट ये मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि वो सिचुएशन आई नहीं थी कि वो किस हद तक करेगा। क्या वो अभी वो खुद यूक्रेन से वॉर कर रहा है, तो क्या वो खुद अपनी आर्मी तक भेज देगा या किस लेवल तक जाएगा? तो मेरा अपना व्यू है कि वो शायद इस लेवल तक नहीं जाएगा कि आर्मी वगैरह, लेकिन आर्म्स, अम्यूनिशन, इक्विपमेंट्स, इंटेलिजेंस, डेटा से वो पूरा हमें सपोर्ट करेगा। इतना करने के लिए काफी, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, होपफुली कभी इंडिया किसी और आर्मी उतना बढ़े। सर सबका एक ही क्वेश्चन रहता है, डर रहता है हमेशा, जो हर न्यूज चैनल पे चलता रहता है कि न्यूक्लियर वॉर, ये मतलब बहुत बड़ा वो बन चुका है कि हाँ न्यूक्लियर वॉर, बट जिन लोगों को लगता है कि एक ऐसे बटन होता है दबा दो तो हो गया न्यूक्लियर वॉर। बट आप तो आर्मी वेटरन हो, आपने सारी डिफेंस और एनालिसिस का रखा डिफेंस का, तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर या कितना परसेंटेज चांस है कि अभी हो सकता है, और अगर होगा तो फिर कैसे वो चीज़ों को हम इंडिया डिफेंड कर सकता है? तो मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर वॉर होगा। न्यूक्लियर वेपन हमेशा एज ए डिटेरेंस की तरह यूज होता है कि दूसरा मेरे ऊपर नहीं मारे, तो इसलिए आप भी अपने आप को न्यूक्लियर वेपन बनाते हो। आप देखो जो एक न्यूक्लियर बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद से इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। आज भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है, बट एक भी नहीं चला, नहीं तो वो भी खत्म कर सकता था। तो जो न्यूक्लियर वेपन है, हर कंट्री को पता है कि ये एक लड़ाई का नहीं, ये एक मानवता को खत्म करने का साधन है, क्योंकि लाखों लोगों की डेथ हो सकती है, राइट? उसमें आर्मी तो बहुत ही कम होगी जो आपका होता है, सिविलियंस ही ज्यादा होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन कोई भी कंट्री तब तक यूज करेगा जब वो बिल्कुल ही सब कुछ हर तरीके से हार चुका हो, उसकी सारी जमीन जा चुकी हो। तो एक तो इसके चांसेस बहुत कम है। ये केवल एक थ्रेटनिंग पोस्चर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे आपका यूज करते रहते हैं, आपका पाकिस्तान हर समय न्यूक्लियर की बात करता रहता है, बट एक्चुअल में इसके यूज करने के चांसेस 0.0001% है। और अगर ये सोचेगा भी यूज करने का, तो जो वर्ल्ड की सारी पावर है वो उस समय आई एम श्योर उतना प्रेशर डालेंगी कि वो न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन कभी यूज नहीं करेगा, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो। तो 99.99 मुझे नहीं लगता उसकी पॉसिबिलिटी, बिकॉज उस कंट्री को भी पता है अगर मैंने एक बार यूज कर लिया और मान लीजिए इंडिया की एक सिटी को बर्बाद कर दिया, बट वो इंडिया तो फिर इतना अटैक करेगा कि पूरा पाकिस्तान ही बर्बाद हो सकता है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन के लोड है, पेलोड जिसे बोलते हैं, और नंबर है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो हम तो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। तो हाँ, तो उसको पता है कि अगर उसने एक बार, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की नहीं, लेकिन पाकिस्तान की नहीं है। अगर आपने एक बार यूज कर दिया तो हम आपको फ्लैटन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान एक धमकी की तरह उसको यूज करता है कि, बट वो एक्चुअली उसको यूज करने जा रहा है। बाकी मैं भी जब स्टडी कर रहा था तो उसमें आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एक टाइम पे अगर मान लो लास्ट टू लास्ट सिचुएशन होती भी है तो 1 से 2 सिटी तक को इंडिया की या स्टेट्स को मैं कह रहा हूँ इफेक्ट कर सकता है, बट इंडिया के रेंज में पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि उनका ऑफकोर्स ज्योग्राफिकली भी बहुत छोटा है पाकिस्तान इंडिया कंपेयर में, इंडिया काफ़ी बड़ा है। दूसरा मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं वो एक जगह नहीं होते हैं, उनके पॉइंट्स 4-5 बटे होते हैं, वो असेंबल होते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं वो। और इंडियन इंटेलिजेंस इतना केपेबल है
कि वो पता कर लेगा कि ये लोग उस दिशा में जा रहे हैं, कि इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह, सारी जो भी मशीन्स यूज़ होती हैं, सारी जगह कलेक्ट कर रहे हैं। एंड हाँ, फॉर श्योर इंडिया ने फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी को अप्रूव किया हुआ है, बट उस क्लॉजर में ये भी था कि इफ़ योर इंटेलिजेंस इज 100% कंफर्म्ड कि या दे आर शूटिंग द न्यूक्लियर वेपन एंड सून, या वो उस दिशा में, यू कैन यूज़ दैट, और वो फर्स्ट यूज़ में उस पॉलिसी को वो फॉलो करेगा। तो या इंडिया इज़ क्वाइट सेफ फॉर दिस, और जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी। बाकी सर, आपने इंडियन मीडिया की बात करी, मैंने इंडियन मीडिया की बात करी, तो मेरे को एक चीज़ लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल में, जितने भी मेजर न्यूज़ चैनल सब आप अभी तक फीचर हो चुके हो, और सोशल मीडिया पे इंडियन मीडिया काफ़ी ट्रोल हो रहा है फॉर वन रीज़न, कि बहुत सेंसिटिव खबरों को अच्छे से और जिस तरह से बातों को रखना चाहिए, मतलब सिविलियंस के अंदर डर बैठाने वाली बात हो रही है मैक्सिमम, और ज़्यादा अगर इंडिया कोई एक करे उसको 4 गिराना, या वो पाकिस्तान को एक चीज़ करे तो उसको बड़े लेवल पे गिराना कि ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह के अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म इंडिया को, सिविलियंस का माइंडसेट इफेक्ट कर रहा है और एक अजीब सा माहौल बना रहा है। तो सर आपका क्या पीओवी, आप तो खुद ही उस न्यूज़ से डील करते हो ऑन द रेगुलर बेसिस, और आपका क्या इसमें डिवाइस है? मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मीडिया का काम है न्यूज को देना, और वो न्यूज निष्पक्ष होनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मीडिया में टीआरपी का आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हर चैनल अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए चीजों को ड्रामेटाइज करता है, वो उसको नाटकीय ढंग से पेश करता है। छोटे से खतरे को बड़ा खतरा दिखाएगा, हर 2 मिनट में कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इतनी ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती ना कि आपके हर 2-4 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज आए, बट अनफॉर्चुनेटली अब जो जितने चैनल्स हैं, और आज की डेट में आप देखिए इतने सारे न्यूज़ चैनल हो गए हैं, कम से कम 50-60 तो न्यूज़ चैनल ही हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो उनके बीच में इतना कंपटीशन बन गया है, क्योंकि जो दर्शक हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उनका रेवेन्यू उसी से आ रहा है, राइट? मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी टीआरपी है। तो वो किसी भी तरह उन दर्शकों को खींचना चाहते हैं, चाहे वो सही तरीका हो या गलत हो, गलत ग्राफिक्स यूज करके, गलत चीजों यूज। मेरे ख्याल से ये एक हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कोई चैनल हमें ये तो फोर्स कर नहीं सकता हम उसको देखें, तो हम उन चैनल को देख सकते हैं जो हमें लगता है कि वो निष्पक्ष है और एक सही न्यूज़ दे रहे हैं। आप भी देखिए कि जो दर्शक होते हैं वो भी उन्हीं चैनल पे जाके बैठते हैं जो आपको लगता है ज़्यादा नाटकीय ढंग से चीज़ों को वो करता है। तो आई थिंक ये चैनलों की तरफ से भी इम्प्रूव होना चाहिए कि उन्हें एक निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और एक रिस्पॉन्सिबल जो मीडिया कवरेज है वो करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें एज ए आम पब्लिक भी हमें उसी चैनल को देखना चाहिए जो हमें लगता है सही कर रहा है। ये दोनों तरफ से होता है, और डेफिनेटली इसमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब अभी ये बहुत एक्सट्रीम एंड पे जा चुका है, टीआरपी की लड़ाई में लोग पता नहीं क्या क्या करने को तैयार है। तो सर अब कुछ हम लास्ट क्वेश्चंस बचे हमारे, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अभी मैंने सुना कि क्लोजर आ रहा है, या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब इंडिया एक्ट ऑफ टेररिज्म को भी एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेगा। तो एक तो बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है जिसमें इंडिया कॉन्स्टेंट प्रेशर बना रहा है, एंड इन जनरल, क्योंकि हम कब तक हाँ हो गया फिर हम रिलेट किया, एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान को आउट ऑफ पिक्चर करेंगे तभी हम जो सुपर पावर बनना चाहते हैं उस डायरेक्शन में और अच्छे से हम स्पीड अप कर पाएंगे। तो सर आपका क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन है पाकिस्तान का फाइनल सोल्यूशन, जिसमें हम उनको, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वेपन वगैरह तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट पॉलिटिकली एंड बाय आर्म्ड फोर्सेस क्या से हम उनको शांत कर सकते हैं हमेशा के लिए? तो पाकिस्तान के लिए हमारा मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई भी टेरर होगा हम उसको वॉर की तरह मानेंगे, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि वो लोग आतंकवादियों को ट्रेन करके यहाँ पे भेजते हैं, वो हम सहन नहीं करेंगे। और अगर वो कोई भी एक्ट ऐसा होता है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। उसका परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान का होगा नहीं होगा वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और एक बहुत ही रोग नेशन है जिसकी स्ट्रेटेजी में आतंकवादी और टेरर फैलाना है, रादर देन वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ या साइंटिस्ट बनाए, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर बनाए, वो टेररिस्ट बनाते हैं, वो टेररिस्ट की फैक्ट्री है। तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है, तुम्हें जो करना है अपने घर में करो। अगर इंडिया की सॉइल पे टेरर की एक्टिविटीज होंगी तो हम आपको जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नया इंडिया है, हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अगर तुमने एक तरफ एक गोली मारी तो हम आपको 10 गोले मार के जवाब देंगे। और आप देखिए इंडिया का जो पोस्चर है वो हमने बहुत क्लियर कर दिया है कि टेरर किसी भी हालत में, चाहे 10 देश खड़े हों पाकिस्तान की सपोर्ट में या 20, हम उसको सहन नहीं करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। तो होपफुली पाकिस्तान को मैसेज मिलेगा और वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा अपनी ग्रोथ पे, अपने मेडिकल फूड चीज़ों पे, रादर देन की टेररिस्ट बनाने के। सर आपने इस पॉडकास्ट में बहुत डिटेलिंग में बात करी, आपने सारे पॉइंट्स को कवर किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आप जो भी सोशल मीडिया में सुनते हो वो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई आइडिया नहीं है आर्मी के बारे में। हमारे जो गेस्ट हैं, सर ने देश के लिए गोली खाई है 1999 में और 25 साल से डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो उनको पता है क्या है कैसा है। तो आप इस पॉडकास्ट को नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट, मीम्स और जो आप न्यूज़ चैनल में देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से बात करते हैं, उसको आप एक तरह से इग्नोर करके आप इस तरह के पॉडकास्ट या जो भी जिन्होंने भी आर्मी में सर्व करा है और जो सच में देश के लिए सोचते हैं उनकी बात सुनिए। बाकी सर आपका एक लास्ट मैसेज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉर द सिटीजन्स ऑफ आवर वंडरफुल इंडिया और गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए आपका क्या एक लास्ट मैसेज है जो आप देना चाहते हो, जिससे इस सिचुएशन में जो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं उनको थोड़ा वो काम डाउन हो, और क्या है? तो पहला मैसेज है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ये है कि हम सब एक देश के सिपाही हैं, चाहे हम यूनिफॉर्म में हो या नहीं हो। आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी, आज वो लड़ाई हमेशा 2.5 फ्रंट पे होगी। 2 फ्रंट तो वो हैं, एक चाइना एक पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान को तो हमारी आर्मी डील कर लेगी, क्योंकि हमारी आर्मी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहादुर आर्मी है और वो देश में जब भी विपत्ति आई है उन्होंने उसका सामना किया है और हमेशा ये इंश्योर किया है कि हमारे देश के नागरिक चैन की नींद सो सके। तो देश के लिए इस झंडे के ऊपर जो भी विपदा आएगी वो उसका सामना करेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसकी कभी चिंता नहीं करिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी आर्मी वो कैपेबल है और उसका आपको थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन जो हाफ फ्रंट है वो क्या है? वो हमारा एक इंटरनल फ्रंट है। हमारे देश के अंदर बहुत दुश्मन है, हमारे देश के अंदर एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो देश को कमजोर करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि कभी भी अगर कोई भी आपको ऐसा तत्व मिलता है जो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो उन तत्वों से आप लोगों को निपटना है। जब 71 में आर्मी के कॉलम मूव कर रहे थे तो लोगों ने बीच में गड्ढे खोद दिए थे। इसी तरह आर्मी की इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, क्योंकि बहुत सारे हैं, स्लीपर सेल्स हैं, आतंकवादी हैं जो देश के अंदर हैं। उन लोगों से आपको निपटना है। और दूसरा आपको एक काम करना है कि जब भी आप किसी आर्मी में किसी भी फौजी को देखते हैं, चाहे स्टेशन पे या कहाँ पे, आपको उसका रिगार्ड करना है, क्योंकि ये देश तभी तक आज़ाद रहेगा जब तक ऐसे बहादुर लोग हैं जो देश के लिए आ रहे हैं, फौज में भर्ती हो रहे हैं और अपनी जान भी देने से नहीं डरते। तो अगर हमें एक महान राष्ट्र बनना है तो हमें एक स्ट्रांग राष्ट्र भी होना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने आर्म फोर्सेस की इज्जत करेंगे और हमेशा उन्हें हाई पेडिस्टल पे रखेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर।